नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग सभी तरह की परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला सवाल है, भारत एक है और इसके विकल्प है संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ या फिर एक राज्य इकाई। इसका सही जवाब है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। बिल्कुल, देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो साफ कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अच्छा, यहाँ राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। विकल्प है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। जैसे कि हमने अभी बात की, इसका सही उत्तर है राज्यों का संघ। जी, असल में भारत की जो व्यवस्था है वो संरचना में तो संघीय है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। आपातकाल जैसी स्थितियों में सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। और राज्यों की सीमाओं में बदलाव का अधिकार भी तो केंद्र के पास ही है। जी हाँ, इसीलिए इसे क्वाजी फेडरल या अर्धसंघीय भी कहा जाता है। यह अपने आप में एक अनोखी व्यवस्था है। ठीक है, अब राज्यों के बनने की प्रक्रिया से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, इसके साल दिए गए हैं 1911 में, 1913 में, 1936 में या 2000 में। देखिए ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन दिए गए विकल्पों के हिसाब से इसका सही उत्तर है 2000 में। 2000 में? वो तो झारखंड के बनने का साल है। सही पकड़ा। सवाल पूछ रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, इसका मतलब है कि बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब बना। तो 15 नवंबर 2000 को जब बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया, तब बिहार अपने आज के स्वरूप में आया। अच्छा, तो ये इस संदर्भ में पूछा गया है। जी। वैसे बिहार एक अलग प्रांत के रूप में 1912 में बंगाल से अलग हुआ था और फिर 1936 में उड़ीसा भी उससे अलग हुआ था। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। विकल्प है 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में। इसका सही जवाब है 1953 में। 1953। बिल्कुल। ये तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, है ना? बिल्कुल। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी थी। और जब पोटी श्रीरामुलु जी की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई तो आंदोलन बहुत हिंसक हो गया। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। जिसके बाद सरकार पर दबाव बना और अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा अध्यक्ष। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है। संसद को? जी, संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। नए राज्य मतलब जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे? हाँ बिल्कुल, जैसे कि सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। ये शक्ति उन क्षेत्रों के लिए है जो मौजूदा राज्य हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अच्छा, ये अनुच्छेद 2 और 3 में मुख्य अंतर है। जी। तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? विकल्प है राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। इसका जवाब भी संसद को ही है। अच्छा। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने और यहाँ तक कि उसके नाम को बदलने का भी पूरा अधिकार है। और इसके लिए क्या राज्य की सहमति जरूरी होती है? नहीं, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में रखने से पहले
संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार के लिए भेजते जरूर हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल की राय को मानना या न मानना पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। मतलब अंतिम फैसला संसद का ही होता है। जी हाँ, वो भी साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न इसी प्रक्रिया से जुड़ा है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? विकल्प है संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या राज्यसभा की। जैसा भी हमने बात की, संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की। जी, प्रक्रिया यही है कि पहले राष्ट्रपति अपनी सिफारिश देंगे, फिर बिल संसद में पेश होगा और राष्ट्रपति अपनी सिफारिश देने से पहले ही उसे राज्य विधानमंडल को भेजते हैं। समझ गई। और ये इसलिए किया गया है ताकि केंद्र अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल ना कर सके और एक चेक और बैलेंस बना रहे। ठीक है। अब एक और सवाल जो लगभग वैसा ही है पर फ्रेजिंग अलग है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? विकल्प है प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को। इसका उत्तर भी वही है, संसद को। ये सवाल बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। हाँ, क्योंकि ये भारतीय राज्य व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है। जी। ये दिखाता है कि भारत में केंद्र कितना शक्तिशाली है। राज्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन देश की अखंडता की गारंटी संविधान देता है। बिल्कुल। और ये अधिकार संसद को साधारण बहुमत से कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? विकल्प है राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषद। अब तक तो हमारे श्रोताओं को इसका जवाब याद हो गया होगा। सही उत्तर है संसद। जी। तो ये जो पिछले 4-5 सवाल हमने देखे, वो सब एक ही शक्ति के अलग अलग पहलुओं के बारे में थे जो संविधान के अनुच्छेद 3 से संसद को मिलती है। सही कहा। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। आजादी के समय पर अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ऑप्शंस हैं जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर या हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावणकोर। इसका सही जवाब है जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। हाँ, ये 3 रियासतें थीं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा की थीं। जी। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराना पड़ा, जिसे हम प्लेबिसाइट कहते हैं। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। और जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर तब हस्ताक्षर किए जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। और इन सभी को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? अगला सवाल यही है। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह? इसका उत्तर है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी। वो उस समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना ये काम लगभग असंभव था। उन्होंने गाजर और छड़ी की नीति अपनाई, मतलब जहां प्यार से काम बना वहां प्यार से, और जहां जरूरत पड़ी वहां शक्ति भी दिखाई। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? विकल्प है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी या सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सरदार पटेल तो मुख्य चेहरा थे ही, लेकिन उनके साथ जो व्यक्ति पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे वो थे वीपी मेनन। तो सही जोड़ा है सरदार पटेल और वीपी मेनन। वीपी मेनन कौन थे? वीपी मेनन उस समय रियासती मंत्रालय के सचिव थे। वो एक बेहतरीन नौकरशाह थे और विलय की सारी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को वही देख रहे थे। इन दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर भारत के एकीकरण का ये महान कार्य पूरा किया। बहुत खूब। अब संविधान के मूल स्वरूप पर एक प्रश्न। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? विकल्प है 1, 2, 3 या 4। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। 4 वर्ग? हाँ, ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। इन्हें पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट्स या हिंदी में भाग क, ख, स,
द के राज्य कहा जाता था। इसमें कौन कौन से राज्य आते थे? भाग क में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में बड़ी रियासतें थीं। भाग ग में छोटी रियासतें और भाग द में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। अच्छा, अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? विकल्प है 28, 30, 27 या 29। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 28? ये संख्या हाल ही में बदली है ना? जी बिल्कुल। 2019 तक 29 राज्य थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया तो राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई। ये याद रखना बहुत जरूरी है, कई लोग अभी भी 29 ही सोचते हैं। हाँ, ये हाल का अपडेट है। अगला सवाल उसी पुरानी व्यवस्था से है जिसके बारे में आपने बताया। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? विकल्प है 1951 में, 1954 में, 1956 में या 1962 में। इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया था। 1956 में? जी, जब राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिशों को लागू किया गया, तब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इस 4 स्तरीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और सिर्फ 2 श्रेणियां बनाई गई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, और अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956, 1952, 1950 या 1951? इसका सही उत्तर भी 1956 ही है। 1956? हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने ही मुख्य रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का एक प्रमुख आधार बनाया था। जी। हालांकि ये एकमात्र आधार नहीं था। आयोग ने देश की एकता, प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा था। मतलब एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया था। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था। जी, 1953 में। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन से भी पहले बना दिया गया था। इसी के बनने के बाद सरकार को महसूस हुआ कि इस मुद्दे पर एक व्यापक नीति की जरूरत है, जिसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ। अच्छा, अब उस आंदोलन से जुड़ा एक गहरा सवाल। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शंस हैं जगायर श्रीरामुलु, आदित्यन श्रीरामुलु, पोत्ती श्रीरामुलु या उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है पोत्ती श्रीरामुलु। जी। वो एक गांधीवादी नेता थे और अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। 56 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। उनके बलिदान ने भारत का नक्शा बदलने की शुरुआत कर दी, एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग से है। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू या पी. श्रीरामुलु? इस आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। फजल अली? जी, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे। के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू इस आयोग के अन्य 2 सदस्य थे। तो ये 3 सदस्य आयोग था। जी हाँ। अब सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1953 ईस्वी? इस आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया था। 1953 में? जी, आंध्र प्रदेश के गठन के ठीक बाद। इस आयोग ने लगभग 2 साल तक काम किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। ठीक है, अगला सवाल भी इसी आयोग पर है। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस एम.पी. छागला, पंडित एच.एन. कुंजरू या गुलजारी लाल नंदा।
ये फिर से वही सवाल है और अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। बिल्कुल। अब एक सीधा सवाल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1959 ईस्वी? ये अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। 1956। जी, और इसे 1 नवंबर 1956 से लागू किया गया था। इसी के साथ 7वां संविधान संशोधन भी लागू हुआ था। ठीक है। अब उस पुनर्गठन के परिणाम पर सवाल। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से विकल्प है 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने या 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 के पुनर्गठन के बाद 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। जी, आयोग ने तो वैसे 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी जी, लेकिन सरकार ने कुछ बदलावों के साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है। अब फिर से वर्तमान पर आते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? विकल्प है 24 और 8, 25 और 8, 28 और 8 या 26 और 8। जैसा हमने अभी चर्चा की, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया। हाँ, तो संख्या फिर से 8 हो गई। सही। और आज का हमारा आखिरी सवाल भी यही है। भारत में इस समय शामिल हैं 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश या 21 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही जवाब है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल। तो ये संख्या सभी को स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए। तो आज हमने देखा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपके लिए यानी हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना। जी बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।